एवरीवन, एमपीपीएससी मेंस टेस्ट सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। आज की जो है हम इस टेस्ट श्रृंखला में ये जो टेस्ट है हमारा, हम जो है पार्ट ए क्या कर चुके हैं, पूरा कर चुके हैं जीएस 1 के अंतर्गत। और जीएस 1 के अंतर्गत ही जो पार्ट बी है यानी कि इंडियन ज्योग्राफी और मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी, साथ ही में जो है कुछ आपदा प्रबंधन और भूगोल की जो है कुछ टेक्नोलॉजी हैं, उनको भी क्या है उस सिलेबस में इंक्लूड किया गया है। तो जो भी हमारी पार्ट बी की क्या है यूनिट 1 है, जिसमें खास तौर से इंडियन ज्योग्राफी को जो है दिया गया है, उसके पेपर को जो हम क्या करने वाले हैं आज सॉल्व करने वाले हैं। यह एक अभ्यास प्रश्न पत्र है जो कि एमपीपीएससी के मानकों के अनुसार क्या किया गया है, तैयार किया गया है। और आप जो है इसमें क्या करते हैं, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं। अभी तक जो है ध्यान दीजिएगा, कभी भी कॉपी जो है लिख करके भेजते रहते हो तो थोड़ा सा क्या करना है, उसमें सुधार करना है। और सुधार क्या है कि जैसे ही आपको जिस दिन क्या किया जाता है, पेपर भेजा जाता है, सामान्यतः जो है 2 दिन का आपको जो है गैप मिल जाता है, 1 से 2 दिन का जो है आपको गैप मिल जाता है। और आपको क्या मिलता है, पेपर मिलता है, ठीक है। तो पेपर को जो क्या करना होता है, उसी दिन जो है लिख करके क्या करना है, भेजना है। ऐसा नहीं कि जब हमने क्या किया मॉडल आंसर भेज दिया तब आपने भेजा। कंटेंट आप कहाँ से ढूंढते हैं, यही आपकी क्या है आंसर राइटिंग जो है निखारने का जो है तकनीकी है। यानी कि आंसर राइटिंग कैसे सीखते हैं, जब कंटेंट से आप खुद उत्तर बनाना सीखते हैं तो हो सकता है कि शुरुआत में जो है आपका सबसे जो है जीरो आंसर माना जाए, लेकिन जब दूसरे दिन आप लिखेंगे तो क्या होगा, उसमें थोड़ी सी वैल्यू ऐड होगी। तीसरे दिन लिखेंगे तो धीरे धीरे क्या हो जाएगी, वैल्यू ऐड होती जाएगी। और एक बार जब आप क्या है 40-50 टेस्ट लिख लेंगे तो उसके बाद जो है आप क्या करना सीख जाएंगे, खुद जो है कंटेंट सीख जाएंगे कि हमें जो है कौन सा कंटेंट लिखना चाहिए ताकि हमारा आंसर क्या हो जाए और उसे बेहतर हो जाए। तो खुद से प्रयास करना है, अपने हाथों में क्या करना है, रचनात्मकता पैदा करना है। ध्यान रखना, मैं जो है मॉडल आंसर दे रहा हूँ ये सिर्फ इसलिए है ताकि आपके इसके सहारे क्या कर सकें, लिखना सीख सकें। और बहुत जल्द क्या करेंगे, जो है समझाने के लिए मैं ये वाला मॉडल प्रयोग करूँगा। और जो आपकी जो क्या है पैड लोग हैं, यानी कि जो ग्रुप में जुड़े हुए हैं, उन लोगों को क्या मिलेंगे, जो है हैंड रिटन जो है उत्तर क्या करूँगा मैं लिख करके जो है दूंगा। इससे क्या होगा कि आप जो है वास्तविक वैसा मैं ऑफिशियल कॉपी में ही लिख करके दूंगा कि जितना स्पेस मिलता है लिखने के लिए, कौन से चित्र कहाँ बनाए जा सकते हैं, वो भी आप क्या कर पाएंगे, सीख पाएंगे। तो जल्द ही देखिएगा, लगभग 2-4 दिन में क्या हो जाएगा। मैं जो है मध्य प्रदेश की इकोनॉमी कर रहा था तो उसमें जो है मेरा टाइम जा रहा था, तो वो वाला टाइम क्या हो जाएगा, मेरी जो है इकोनॉमी पूरी हो जाएगी 2 से 3 दिन में। तो वो वाले टाइम में क्या करने लगेंगे, मैं जो है आंसर राइटिंग करने लगूंगा, ठीक है। तो आपको जो है वो मॉडल आंसर जो है पीडीएफ के फॉर्मेट में ग्रुप में भेज दिए जाएंगे, ठीक है। तो जैसे ही क्या होता है, आपका एक टेस्ट पूरा होता है, हमने क्या किया, पेपर भेजा और आपने क्या किया, उसका उसी दिन जो है उत्तर लिख करके भेजा। और उत्तर लिखने के बाद जो है आप क्या हो जाएंगे, शुरू अगली यूनिट में जो है क्या कर देंगे, शुरू कर देंगे। आपके पास जो भी कंटेंट है, किताबें हैं, गूगल है, सिलेबस के अनुसार जो भी बनाया हुआ है उसके हिसाब से क्या कीजिएगा, पढ़ना शुरू कीजिएगा। आपको अभी तक ये पता नहीं है कि कौन सा पेपर आना है, कौन सा क्वेश्चन आना है, इसको जो है ये बात जो है इग्नोर करनी है। देन जब आप क्या कर लेते हैं, आपको जो है 1 से 2 दिन के अंतर्गत जो है पूरी यूनिट जैसा भी जितनी स्पीड से पढ़ सकते हैं उसको क्या करना है, पूरा करना है। और उसके बाद में क्या है, आपको जो है पेपर जैसे ही मिलता है तो अगर याद करें क्वेश्चन फंसते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं फंसते हैं तो देख करके लिखिएगा। तो ये प्रक्रिया अपनानी है, ठीक है। तो टेस्ट पेपर के माध्यम से जो है सिलेबस को भी क्या करना है, अपना आपको तैयार करना है। ऐसा ही जो है किया जाता है। तो चलिएगा, आज का जो टेस्ट है, और यदि आप जो है हमसे इसमें जुड़ना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आप क्या कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। दिए गए नंबर पर जो है मैसेज कर सकते हैं, 9691113865 पर क्या कीजिएगा, मैसेज कीजिएगा। और जो भी आप है एमपीपीएससी या फिर यूपीएससी जो भी जो है तैयारी कर रहे हैं, खास तौर से मैं अगर बात करूं तो ये जो है एमपीपीएससी को टारगेटेड टेस्ट सीरीज है, उसके सिलेबस में जो है क्या है, हमें जो है ज़्यादा अनुभव है। चलिएगा बात करते हैं। तो इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत जो ये टेस्ट है, इसमें क्या है, सभी प्रश्न आपको क्या करने हैं, सॉल्व करने हैं। इसमें 2 मार्कर प्रश्न भी है, 7 मार्कर प्रश्न भी है, और जो है 10 मार्कर का प्रश्न भी है। और बाकी अगर बात किया जाए कि हमारे जो है अनुभव में जो है कितनी विशेषज्ञता है, और तो जो लोग जो क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, या फिर जो लोग टेस्ट दे रहे हैं, और जो एमपीपीएससी द्वारा पूछे गए प्रश्न पत्र जो है खासतौर से जीएस 1 है, उसमें अगर देखें, क्योंकि अभी तक हमने कहाँ के टेस्ट किए हुए थे, जीएस 1 के ही टेस्ट किए हुए थे। तो हिस्ट्री वाले पार्ट में अगर आपने देखा होगा तो आपको क्या है, पता होगा कि मतलब फंसते हैं प्रश्न या नहीं फंसते हैं। तो आप जो है उससे बेहतर, मुझसे बेहतर जो आप क्या कर सकते हैं, खुद मूल्यांकन कर सकते हैं। और मैं कहूँ तो ये मेरी जो क्या है, मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि मेरी जो बेस्ट योग्यता हो उसके अनुसार क्या क्या जो है चीज़ें प्रोवाइड करवा सकूँ। और
ध्यान रखना, मेंस तो दे ही चुके हैं और कई बार जो है सिलेबस कर चुका हूँ, तो क्या थोड़ा थोड़ा जो है अनुभव है मुझे भी, और उसमें जो है क्या हो सकता है आपको जो जितना भी एक लोकल लेवल पर ऑनलाइन माध्यम पर जितनी भी चीज़ें मिलती हैं ना, तो ध्यान रखना उनमें से बेस्ट चीज़ें क्या हो सकती हैं, मिल सकती हैं। तो चलिएगा देखते हैं यहाँ पर जो है प्रश्न कौन कौन से हैं। तो हमारे जो 2 मार्कर प्रश्न हैं आज के, वो हैं आपके कौन कौन से। एक जो है जम्बू द्वीप है, ठीक है, दूसरा है करेवा भू आकृति, तीसरा है मालवा का पठार, चौथा है जेट स्ट्रीम, और 5वें नंबर का प्रश्न है अल नीनो मौदकी। अल नीनो ही है, थोड़ा सा जो क्या है डिफरेंस तरीके से बस नाम लिखा हुआ है भटकाने के लिए, कुल मिलाकर कह सकते हैं अल नीनो का ही वर्णन कर सकते हैं यहाँ पर। इसके अलावा अगर बात करेंगे तो 2 नंबर के प्रश्न को जो है 10 से कितने में लिखना है, 10 से लगाकर 20 शब्दों में जो है आपको स्पष्ट करने का प्रयास करना है। और जो मतलब 7 नंबर का प्रश्न है उत्तर भारत के विशाल मैदान के भाबर एवं तराई प्रदेशों में क्या है अंतर, स्पष्ट कीजिएगा। तो ये 7 नंबर में है, 60 शब्द में अंतर लिखना है। और पश्चिमी विक्षोभ जो है, पश्चिमी विक्षोभ की उत्पत्ति एवं भारत के कृषि क्षेत्र पर इसके प्रभावों का जो है विश्लेषण कीजिएगा। तो ये क्या है, पश्चिमी विक्षोभ है, तो इसका क्या करना है हमें बताना है, और इसके भारत में क्या इफेक्ट है 7 नंबर बताना। 10 नंबर का प्रश्न है प्रायद्वीप पठार का जो है प्रश्न है कि प्रायद्वीप भारत का भू आकृतिक विभाजन भारत की आर्थिक एवं पारिस्थितिकी रीढ़ है, इस कथन की व्याख्या करते हुए प्रायद्वीप भारत के प्रमुख विभागों में उनके महत्व की विवेचना कीजिएगा। कुल मिलाकर के आपको इसमें यह बताना है कि जो प्रायद्वीप का पठार है वह जो है भारत के लिए क्या है, बहुत ज़्यादा क्या है लाभकारी है, क्या है भारत के लिए लाभकारी, और किस प्रकार से आर्थिक रूप से और साथ ही साथ में पर्यावरण की दृष्टि से भी क्या है ये एक मतलब रीढ़ के रूप में कार्य करता है। क्यों करता है, तो यहाँ पर कुछ ऐसी संरचनाएं पाई जाती होंगी, तो उन संरचनाओं को क्या करना है आपको बताना है, और इसका क्या करना है विभाजन भी आपको बताना है। अब ये कैसे बताएंगे ये ध्यान रखना, ये एक कला है, और अगर भाषा में बताएंगे तो नहीं बता पाओगे, ठीक है। इसे जो है आपको उचित प्रेजेंटेशन के माध्यम से ही क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं, वरना 7 मिनट में जो है संभव नहीं है। आप जो है कॉपी में जो है वास्तविक कंटेंट ना दे करके जो है क्या कर देंगे, दूसरे तरीके से कॉपी भर देंगे, ठीक है। तो मैं इसमें जो क्या कर दूंगा बता दूंगा कितनी चीज़ें जो है इसमें आने वाली है, बाकी जो है डिटेल में व्याख्या जो है इसमें लिखी होगी बस, लेकिन जो का त्यों मतलब टिप दीजिएगा, वरना क्या हो जाएगा आप जो है वो कॉपी भर जाएगी, आपका जो है जगह नहीं, उतना समय भी लिख भी नहीं पाओगे। तो क्या करना है अभी बताऊँगा, चलिएगा हम जो है एक एक करके शुरू करते हैं और समझने का जो है प्रयास करते हैं। बहुत जल्द क्या करेंगे हम जो है अपने हाथ से लिख करके दिया करेंगे, ताकि जो है यहाँ तो इसी प्रकार से डिस्कस करेंगे, लेकिन हाथ से लिख करके भी देंगे, ठीक है, ताकि जो है दोहरा प्रॉफिट हो सके और आप जो है वास्तविक वैल्यू सीख करें। बहुत से लोग जो है देख करके भी सीखते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, उसमें देख कर सीखना भी क्या है एक पॉजिटिव ही है। देखिएगा पहला जो है हमारे पास में प्रश्न है वो है जम्बू द्वीप, ठीक है। जम्बू द्वीप क्या है, तो सीधी सी बात करूँ कि भारत में जो कुछ पुराण मिलते हैं, खासतौर से अगर मैं बात करूँ विष्णु पुराण की, किसकी बात करूँ, खासतौर से अगर बात करता हूँ मैं विष्णु पुराण की, तो विष्णु पुराण में जिक्र मिलता है, भूगोल के बारे में जिक्र मिलता है, और उसमें कहा गया है कि जो आज संपूर्ण पृथ्वी है जिसे 7 महाद्वीपों में बांटा गया है, उसी प्रकार से विष्णु पुराण में क्या किया गया है, संपूर्ण पृथ्वी को जो है 7 क्षेत्रों में बांटा गया है। कितने क्षेत्रों में, 7 जो है द्वीपों में बांटा गया है, और उन्हीं 7 द्वीपों में से एक द्वीप कौन सा है, जम्बू द्वीप है। क्या है, 7 द्वीपों में से एक द्वीप जो है जम्बू द्वीप है। कुल मिलाकर के ये क्या है, एशिया महाद्वीप या भारत का जो भारतीय उपमहाद्वीप है खासतौर से उसका प्रतिनिधित्व करता है। तो इसमें तो देखिए काफ़ी जो है भाषा लिखी हुई है, तो आप क्या बताएंगे कि यह पुराण एवं वैदिक साहित्य के अनुसार पृथ्वी के 7 द्वीपों में से क्या है केंद्रीय महाद्वीप है। तो जो 7 द्वीप थे उनमें से क्या है एक द्वीप क्या है, जम्बू द्वीप है, और सबसे महत्वपूर्ण द्वीपों में से एक था, लेकिन एक ऐसा है केंद्रीय द्वीप है जो बीच में क्या है 7 द्वीपों के पड़ता था। इसकी अगर सीमा की बात करेंगे तो आप बता सकते हैं कि यह जो है सुदर्शन द्वीप का क्या है एक भाग है, जिसके दक्षिण में क्या पड़ता है, भारतवर्ष पड़ता है। अब ये जो जम्बू द्वीप है ना, इस जम्बू द्वीप को 9 इकाइयों में बांटा गया है। कितने इकाइयों में बांटा गया है, 9 इकाइयों में से उनमें से एक इकाई क्या है, हमारा जो है भारतवर्ष जो है एक इकाई है। तो जैसा अभी विभाजन करते हैं कि संपूर्ण पृथ्वी को महाद्वीपों में बांटते हैं, महाद्वीपों को देशों में बांटते हैं, जैसे एशिया महाद्वीप को कई देशों में बांटा गया है, इसी प्रकार से जम्बू द्वीप को जो है 9 वर्षों में बांटा गया है, और उनमें से एक वर्ष है भारतवर्ष। तो इसकी सीमा को मिला करके आप जो क्या कह सकते हैं, जम्बूद्वीप को अगर बौद्ध ग्रंथों के अनुसार इसकी सीमा की बात करूं तो उत्तर में हिमालय पर्वत से लगाकर दक्षिण में जो है समुद्र है, इसके बीच का जो क्षेत्र है उसे क्या कहा गया है, जम्बूद्वीप कहा गया है। इसमें अफगानिस्तान, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार, ये सभी देश क्या हो जाते हैं, शामिल हो जाते हैं। भूटान भी इसी में जो है आ जाता है, तिब्बत भी जो है इसी में आ जाता है। तो इनके बीच का जो भी क्षेत्र है, खासतौर से हिमालय पर्वत और समुद्र के बीच का क्षेत्र, उसे जम्बू द्वीप कहा गया है अकॉर्डिंग टू बौद्ध लिटरेचर।
ठीक है। तो बौद्ध जो साहित्य है उसके अनुसार ये कहा गया है। तो आप ये भी बता सकते हैं हिमालय से समुद्र तक सीधा सा मतलब बता सकते हैं, आपको जो इतना गहराई में नहीं जाना है। महत्व तो क्या है इसका कि प्राचीन भारतीय भौगोलिक ज्ञान में जो है एशिया भारतीय उपमहाद्वीप की पहचान बताता है। कुल मिलाकर ये कहेंगे कि प्राचीन भारत का भौगोलिक ज्ञान जो है, जैसे क्या महत्व है, इंपॉर्टेंट है दुनिया में। कहोगे ऐसा विश्व में अगर आप कहते हो कि भाई साहब हमने क्या किया है, भूगोल का खोज किया, हमने महाद्वीप का खोज किया है, तो उनसे कहिएगा कि जो है ये चीज़ें हमारे यहाँ पर भी साहित्य में देखने को मिल जाती हैं। अगर विष्णु पुराण में देखने को मिलेगी तो ये कह सकते हो कि भारत की जो है प्राचीनतम ज्ञान संपदा का क्या कर रहा है, भारत के प्राचीनतम ज्ञान को क्या कर रहा है, महत्व प्रदान कर रहा है। ये इसका महत्व है कि भारत की प्राचीन ज्ञान को जो है दिखा रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। चलिएगा अगली बात कर लेते हैं। दूसरा है, अब इनमें जो है क्या कर सकते हैं, एक तरीका है आपने मेरी बातें सुनी और क्या किया, ज्यों का त्यों लिख सकते हैं। तो वो हो सकता है कि मतलब आप आंसर राइटिंग कर लेंगे, लेकिन अगर बातें सुन करके समझ करके लिए कुछ परिवर्तन करते हैं या फिर ऐसा ही लिख देते हैं, अगर आपको ऐसा ही बेस्ट लगता है तब भी सही है। ठीक है। तो आप क्या करना, कोशिश करना कि मूल कॉन्सेप्ट को जान करके जो है लिखने का प्रयास करना। दूसरे प्रश्न की हम बात करते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है, करेवा स्थलाकृति, करेवा स्थलाकृति। ठीक है। तो मेन चैलेंज फ्रेंड्स यही है कि मैं क्वेश्चन तो फंसा दूंगा, गारंटी से फंसा दूंगा। ठीक है। आपके पेपर में जो है क्वेश्चन फंस जाएंगे मेंस के, बट 2 मार्कर के 100% गारंटी नहीं लेता, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट से आप पढ़ते रहेंगे तो 2 मार्कर भी पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। फिर भी आपके जो 15 क्वेश्चन आते हैं 2 मार्कर, 15 में से 10 क्वेश्चन आपके तो पक्के हो जाएंगे, बन जाएंगे। लेकिन गलती यही हो जाती है, अगर 10 क्वेश्चन आपके पढ़े हुए आते हैं, 10 में आप 2-2 नंबर ही ले लिए, पूरे के पूरे नंबर ले लिए, तो 20 हो जाते हैं। एवरेज मार्किंग हो जाती है, ज़्यादा हो गए एवरेज से, तो आपके सिलेक्शन लायक काफ़ी है। 5 गलत हो जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 20 में नंबर नहीं कटना चाहिए। जो 10 प्रश्न आपसे बन रहे हैं उनमें नहीं कटना चाहिए। ये परफेक्ट आंसर राइटिंग से होता है। बस क्या है, आपको जो है समय में लिखना सीख लीजिएगा। तो समय में लिखना कैसे सीखेंगे, जब लगातार प्रयास करेंगे तभी जो है आप सीखेंगे। क्योंकि समय में लिखने के लिए आपको क्या ज़रूरी है, भाषा के साथ साथ ग्राफ आना ज़रूरी है, वरना समय में नहीं लिख पाएंगे। और ग्राफ कैसे पता चलेगा, अब आप जब दिमाग लगाएंगे मेरे पास में इतनी जगह है, मैं कौन सा ग्राफ यहाँ पर यूज कर सकता हूँ, तो वो जो है आप जो है दिमाग लगा पाएंगे। एक दूसरा तरीका हो सकता है कि आपको जो है ऑफिशियल कॉपी मिले और आप उसमें देखें कि इतनी जगह में इसने ऐसा ग्राफ यूज़ किया, तो हम भी क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। धीरे धीरे आपको क्या हो जाएगा, 10 से 20 कॉपियाँ लिखोगे तो आपके भी जो है दिमाग में ग्राफ बस जाएंगे कि लगभग 10 प्रकार के ग्राफ हैं, 15 प्रकार के, इनका उपयोग कर सकते हैं अपन। ठीक है। तो ये वाला प्रयास भी जो क्या करेंगे हम जारी कुछ दिनों में, देखिएगा लगभग 2-3 टेस्ट और हो जाने, तो 2 टेस्ट ही हो पाएंगे। अगले टेस्ट से जो है 2 टेस्टों के बाद से मैं देने लगूंगा। चलिएगा, करेवा स्थलाकृति क्या है। अब देखिएगा हिमालय पर्वत में जो खास तौर से पीर पंजाल पर्वत श्रेणी है, कौन सी श्रेणी है, पीर पंजाल जो पर्वत श्रेणी है, उसे पीर पंजाल पर्वत श्रेणी में एक घाटी जो है, ठीक है, यहाँ से एक नदी निकल करके आती है। इस नदी का नाम क्या है, हिमालय से निकल करके आती है, उसका नाम है झेलम। क्या नाम है, झेलम नदी। तो यहाँ पर क्या करती है, ये एक घाटी का निर्माण कर देती है। झेलम नदी ऊपर से चूंकि आती है, हिमालय अगर थोड़ा मोड़ा पढ़ा हुआ है मेरे साथ में तो ज्ञान होगा कि ऊपर से क्या है, चूंकि ऊंचाई पर पड़ता है हिमालय, हिमालय से ऊपर से झेलम नदी निकल करके आएगी तो बीच में क्या कर देगी, गड्ढा कर देगी। उस गड्ढा को क्या कहते हैं, कश्मीर घाटी कह देते हैं। तो यहाँ पर भी से क्या कर दिया है, घाटी को डिनोट कर दिया है। अब इस घाटी में लगातार जो है मलबा ऊपर से आता रहता है, बर्फ़ का बह बह जो है, चिकना मिट्टी जो है बह करके आता है, वो यहाँ पर जम जाता है और जम करके क्या बन गया है, बड़ा मैदान बन गया है। उसी मैदान को क्या कहते हैं, करेवा स्थलाकृति कहा जाता है। तो ये क्या है, आप क्या बताएं, कश्मीर घाटी में पीर पंजाल श्रेणी के ढालों पर स्थित हिम नदीय सरोवरीय क्या है, जमाव है। ये करेवा क्या है, एक प्रकार का मतलब अपरदन के बाद जो है जमा हुआ मलबा है। अब मलबा की इसकी खास बात क्या है, जब भाई मलबा है तो ये कैसी मिट्टी होगी, उपजाऊ मृदा होगी। तो चिकनी मिट्टी है, गारा एवं लिग्नाइट के निक्षेप से निर्मित कैसी है, उपजाऊ भूमि है ये। अब उपजाऊ भूमि है तो कोई ना कोई फसल तो इसमें होगी ही। तो ध्यान रखना, केसर की खेती के लिए, केसर और बादाम सेब की खेती के लिए क्या है, बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। इसलिए जम्मू कश्मीर में जो है केसर, बादाम और जैसे कीमती के सेब वगैरह जो है यहाँ पर खूब उत्पादन होता है। 2 में 2 जो है कोई नहीं काट सकता, गारंटी। अगर 3 चीज़ें आप क्या कर देते हो, लिख देते हो। चलिएगा अगला है मालवा का पठार, मृदा एवं ढाल। क्या बतानी है, मालवा के पठार के अंतर्गत खास तौर से आपको क्या बताना है, 2 चीज़ें कम से कम जो है बताने की जो है कष्ट करना है। क्या बताओगे कि मालवा के पठार में कौन सी मृदा है, कौन सी ढाल है। तो ये क्या हो रहे हैं, 2 आयाम हो रहे हैं। और तीसरा आयाम के लिए आप क्या कर सकते हो, अपना खुद का कंटेंट लिख सकते हो। सबसे पहले बता दीजिएगा उत्पत्ति। उत्पत्ति बता दोगे तो दक्कन ट्रैप यानी कि लावा के विखंडन से निर्मित हुआ है।
और जब लावा के विखंडन से निर्मित हुआ है तो कौन सी मृदा होगी यहाँ पर? मृदा जो है काली मृदा पाई जाती है। कोई जरूरी नहीं गहरी काली और मध्यम काली लिखने के लिए, एक शब्द लिख लीजिएगा काली मृदा। ठीक है, उत्पत्ति और मृदा में क्या बताओगे? ज्वालामुखी लावा से निर्मित है कौमा काली मृदा का क्षेत्र। ठीक है, ऐसी जो है भाषा क्या करनी होती है? डिकोड करनी होती है। काली मृदा का क्षेत्र ज्वालामुखी लावा से निर्मित है। अगर कोष्टक में कहीं और डाल दिया कि ज्वालामुखी क्षारीय लावा से निर्मित, कैसे लावा से? लावा दो प्रकार का होता है, अम्लीय और क्षारीय। अगर अम्लीय लावा से बना होता तो यहाँ पर पहाड़ बन जाता, मैदान न बनता। ठीक है, पठार न बनता। क्षारीय से है इसलिए जो है ये क्या बना हुआ है? पठार बना हुआ है। और यहाँ पर गहरी काली मृदा हो जाएगी। और ढाल कैसे ज्ञात करोगे? ठीक है, अभी सुबह जो है इंडियन ज्योग्राफी की जो क्लास थी मध्य प्रदेश में, तो उसमें बहुत चर्चा की हुई थी। तो ढाल हम कैसे तय करते हैं? तो नदियों के जो है बहाव से क्या करते हैं? ढाल को तय किया जाता है। किसी भी क्षेत्र में कौन सा ढाल है वो नदियों के बहाव से तय करेंगे। तो इसका समान ढाल कहाँ हो जाएगा? उत्तर एवं उत्तर पूर्व की ओर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि चंबल और क्षिप्रा इन नदियों का प्रवाह है कहाँ की ओर है? उत्तर की ओर है। बाकी केन भी देखेंगे, बेतवा भी देखेंगे, सिंध भी देखेंगे, सब उसी साइड को जाती है। अब महत्व बता दीजिएगा भाई। महत्व क्या है? एक तो समतल क्षेत्र है, काली मृदा का क्षेत्र है, तो क्या है? दबा के फसल होगी, यहाँ पर सोयाबीन होगा, गेहूं का उत्पादन होगा। ठीक है, तो ये जो क्या हो जाएंगी इसका। अब यहाँ पर जलवायु नहीं बता सकते डियर फ्रेंड्स। क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि प्रश्न ने क्लोज कर दिया है अपना जो है कि कहाँ तुम्हारी सीमा रहनी है, वो क्लोज कर दिया है। मृदा एवं ढाल पर ही आपको चर्चा करनी है, उससे आयाम बना सकते हो। मृदा से ही क्या बन जाते हैं? ये महत्व बन जाते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर आपने सर्वोच्च चोटी बता दी, जलवायु बता दिया, क्षेत्रफल बता दिया, वो सब नहीं पूछ रहा है। क्या? वो सब नहीं पूछ रहा है। चलिएगा आगे बढ़ जाते हैं। ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि क्या पूछ रहा है। जेट स्ट्रीम एवं भारतीय मानसून। देखिए जेट स्ट्रीम जानते हैं आप क्या है, और इसका भारतीय मानसून पर क्या प्रभाव है ये बताना है यहाँ पर। ठीक है, तो पहली बात बताओगे जेट स्ट्रीम क्या है, फिर दूसरी बात बता दीजिएगा भारतीय मानसून पर प्रभाव। तो जेट स्ट्रीम क्या है? जेट स्ट्रीम जो है बहुत तेज गति से चलने वाली हवाएं हैं। ठीक है, लगभग 200-300 जेट से भी तेज चलती हैं। जेट मतलब जानते हैं जो हवा में ऊपर उड़ते हैं, हवाई जहाज वगैरह, उनको जेट बोल देते हैं। स्ट्रीम का मतलब होता है धारा। दरअसल मैं कभी जियोग्राफी में इसका कॉन्सेप्ट बताऊंगा, विश्व युद्ध से जुड़ा हुआ है। उस समय शब्द दिया गया था जब विश्व युद्ध में जो है हवा में जेट लड़ रहे थे, तो ये इतनी तेज हवा चल रही थी कि मतलब जेट जो है कहीं गति नहीं कर रहा था। तो वहीं से बना हुआ है कि जेट से भी तेज चलने वाली धारा क्या है? ये जेट स्ट्रीम है। और कहाँ चलती है? लगभग जो है 12 से लेकर 18 किलोमीटर की ऊंचाई पर जो चलती है। कहाँ पर? इतने में कौन सा मंडल होता है? पृथ्वी के वायुमंडल में जो है क्षोभ मंडल पाया जाता है। इतनी की ऊंचाई पर क्षोभ मंडल मिलता है। तो क्या कहोगे? क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा में तीव्र गति से चलने वाली जो पवनें होती हैं उन्हीं को क्या बोल देते हैं? जेट स्ट्रीम बोलते हैं। अब ये जेट स्ट्रीम जो है दो प्रकार की हैं, दोनों भारतीय मानसून को क्या करती हैं? प्रभावित करती हैं। तो एक पॉइंट में आप क्या कर सकते हैं? ऐसा बता सकते हैं कि प्रकार, और प्रकार में बता दोगे पछुआ जेट स्ट्रीम और पूर्वी जेट स्ट्रीम, और प्रत्येक का आपको प्रभाव भी बताना है। तो प्रभाव जो है एक एक करके बताओगे तो फिर जगह कम पड़ जाएगी। तो ये प्रकार मत बताइएगा, यहाँ दो नाम लिख दिए हैं, वो प्रकार अपने आप में क्या कर रहे हैं? बता रहे हैं। तो पछुआ जेट स्ट्रीम जो पश्चिम से आती हुई प्रतीत होती है वो क्या है? पछुआ जेट स्ट्रीम है। और ये पछुआ जेट स्ट्रीम क्या करती है? जो पश्चिम विक्षोभ से ठंडियों में वर्षा होती है, क्या कहोगे? पछुआ जेट स्ट्रीम जो है शीतकाल में भारत में वर्षा कराती है, जिसे क्या कहा जाता है? मावठ कहा जाता है। और जो पूर्वी जेट स्ट्रीम है तो गर्मियों में जो मानसून खिंचता है वो किसके कारण है? पूर्वी जेट स्ट्रीम के कारण है। तो इंडियन ज्योग्राफी में एक कॉन्सेप्ट आपको जो बताए जाएंगे जब जो है इंडियन ज्योग्राफी को डिटेल में पढ़ेंगे। ये टेस्ट सीरीज है, इसकी क्या सीमा है। ठीक है, तो पूर्वी जेट स्ट्रीम क्या करेगी? गर्मियों के मानसून में जो तिब्बत को पठार को बहुत तेज गर्म कर देगी, और तिब्बत का पठार जैसे ही गर्म करेगी तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? लो प्रेशर बन जाएगा। और लो प्रेशर को भरने के लिए समुद्र क्षेत्र से क्या आने लगेंगी? हवाएं आने लगेंगी, और यही हवाएं भारत में वर्षा करेंगी। इसे दक्षिण पश्चिम मानसून के रूप में कहा जाता है। तो कुल मिलाकर पूर्वी जेट स्ट्रीम जो है गर्मियों में जो है मानसून खींचती है, और पछुआ जेट स्ट्रीम जो है ठंडियों में मानसून लेकर के आती है। तो ये जो क्या हो जाएगा? भारतीय मानसून पर प्रभाव हो जाएगा। चलिएगा अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। लास्ट जो है 2 मार्कर प्रश्न है, जहां आपसे पूछ जा रहा है अल नीनो। तो अल नीनो क्या है? कि जो प्रशांत महासागर है, ठीक है, प्रशांत महासागर है, उसका क्या होना है? असामान्य रूप से गर्म होने की घटना है। क्या है? प्रशांत महासागर, खासतौर से जो मध्य वाला प्रशांत महासागर है। देखिएगा जैसे ये क्या है? पूरा का पूरा प्रशांत महासागर है। ठीक है, अगर गर्म यहाँ पर हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा? ये पश्चिमी प्रशांत महासागर जो गर्म हो रहा है, क्या हो रहा है? पश्चिमी प्रशांत महासागर गर्म हो रहा है। ये जो है यहाँ पर गर्म हो रहा है तो ये क्या है? मध्य प्रशांत महासागर है। और यहाँ पर अगर गर्म हो रहा है तो ये क्या है? पूर्वी प्रशांत महासागर है। और इंडिया कहाँ पर है? यहाँ पर जो है इंडिया है, यहाँ पर क्या है? भारत है।
समझना ध्यान से। अब जो मानसून आता है कुछ इस प्रकार से आता है, यहाँ से जो है मानसून आता है। अगर जो है यहाँ पर गर्म होता है, समानता जो है तिब्बत का पठार गर्म होता है तो भारत में क्या होता है, मानसून खिंचता है। लेकिन अगर यहाँ पर गर्म हो गया तो ये मानसून यहाँ जाने की बजाय सीधा यहाँ चला जाता है, और बीच में भी गर्म हो गया तब भी जो है मानसून खिंच जाता है, और पूर्व में यहाँ पर गर्म हुआ थोड़ा सा जो है कम खिंचता है। लेकिन तीनों जो क्या करते हैं, ये भारतीय मानसून को जो है आकर्षित कर लेते हैं। तो जो ये पश्चिम वाला है जो यहाँ गर्म होता है, इसको क्या बोल देते हैं, अल नीनो बोल देते हैं। और जो मध्य में गर्म होता है तो उसको क्या बोल देते हैं, अल नीनो मौदकी बोल देते हैं। थोड़ा सा अंतर है, बाकी आप अल नीनो कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगा सकते हैं। ठीक है, तो मध्य प्रशांत महासागर का असामान्य रूप से गर्म होने क्या है, ये अल नीनो मौदकी है। जब मध्य वाला क्षेत्र गर्म हो जाएगा तो भारत की ओर आने वाली पवनें क्या हो जाएंगी, यहाँ चली जाएंगी। तो जो वर्षा भारत में होनी थी वो यहाँ हो जाएगी। ऐसे में क्या हो जाएगा, भारत में सूखा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सूखा। वायुमंडलीय प्रवाह दो तरफा वाकर परिसंचरण का जो है निर्माण होता है। दो तरफा मतलब एक तरफ जो है यहाँ की ओर जाने लगता है प्रशांत महासागर की ओर, और एक तरफ जो है भारत की ओर जाने लगता है। चूँकि प्रशांत महासागर ज़्यादा शक्तिशाली सी हो जाता है, क्योंकि जल क्षेत्र जो है थोड़ा सा थल की तुलना में ज़्यादा वो हो जाता है प्रभावी, तो दो तरफा परिसंचरण बन जाता है, जैसे क्या कहते हैं, वाकर सेल भी कहा जाता है। और फिर भारत के मानसून पर क्या प्रभाव पड़ता है, भारत में सामान्य से क्या होती है, कम वर्षा होती है, सूखे की स्थिति जो है उत्पन्न हो जाती है। ये क्या हो जाएगा, प्रभाव हो जाएगा, अल नीनो है। चलिएगा 7 नंबर पर चर्चा करते हैं। टाइम ज़्यादा तो नहीं ले रहे भाई, ठीक है। मेरी खास बात है भाई, समय लगता है मुझे पढ़ाने में, ठीक है। कभी देखना ऑफलाइन में एक ही चीज़ को क्या हो जाती है, बहुत चर्चा हो जाती है, लेकिन गारंटी है कि जो है आपके दिमाग में बहुत सारे एक साथ कॉन्सेप्ट बन जाते हैं, और जब वो चीज़ें एक दूसरे से जगह से कनेक्ट होती हैं ना, तो क्या बहुत अच्छा समझ में आता है। तो हो सकता है कि शुरुआत में आपको टाइम लगेगा पढ़ने में, लेकिन जब कनेक्टिविटी बनती है ना चारों तरफ, तब जो है आप अच्छे अच्छे निष्कर्ष निकालते हैं, अच्छे अच्छे मूल्यांकन करना सीखते हैं, परीक्षण करना सीखते हैं। उत्तर भारत के विशाल मैदान के 7 नंबर का प्रश्न है, उत्तर भारत के विशाल मैदान के भाभर एवं तराई प्रदेशों में क्या करना है, अंतर स्पष्ट करना है। ठीक है, तो जो उत्तर भारत का मैदान है उस मैदान में कई क्षेत्र पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, कई क्षेत्र पाए जाते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, ये मैंने क्या किया, ये जो बनाया हुआ है ये क्या है, हिमालय का पठार है। ठीक है, हिमालय पर्वत है, पठार क्यों होगा। अब हिमालय पर्वत जो है कितने भागों में बटा हुआ है, कई भागों में बटा हुआ है। ये मान लीजिएगा बाह्य हिमालय है, या यूँ इसे कह सकते हैं क्या भाई, सबसे बड़ा हिमालय जो है जिसे हिमाद्री कह देते हैं। फिर ये हो जाएगा मध्य हिमालय, से लघु हिमालय कह देते हैं, और ये फिर क्या हो जाएगा, शिवालिक हिमालय हो जाएगा। शिवालिक हिमालय के बाद अगर भारत की ओर आएंगे, क्या आएंगे, शिवालिक, भाई ऐसे नहीं समझ पाओगे। ठीक है, ये मैं छोटा सा यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, मानचित्र जो है बना सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास में जगह जो है नहीं है यहाँ। ये ठीक है, मैंने छोटा सा मानचित्र बनाया। अब यहाँ पर देखोगे तो ये क्या है, ये महान हिमालय है। ठीक है, और महान हिमालय के जस्ट नीचे क्या हो जाएगा, ये जो है लघु हिमालय वाला एरिया हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, लघु हिमालय। और लघु हिमालय के बाद वाला जो एरिया होगा ये क्या है, मान लीजिएगा शिवालिक हिमालय है। ये क्या है, शिवालिक हिमालय है। और शिवालिक हिमालय के बाद जो ये वाला क्षेत्र है, ये वाला 8 से 10 किलोमीटर का क्षेत्र, मतलब चौड़ा क्षेत्र है, इसे क्या बोल देते हैं, इसी को क्या कहा जाता है, भाभर कहा जाता है। और इस क्षेत्र में क्या दिखाई देता है, मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। इस क्षेत्र पर जो है इतने बड़े बड़े जो है पत्थर ऐसे डले दिखाई देते हैं, क्योंकि हिमालय के जस्ट बाद का क्षेत्र है, ऐसे पत्थर दिखाई पड़ते हैं। और फिर इस हिमालय के बाद में, यानी कि भाभर के बाद में जो लगभग 20 किलोमीटर का क्षेत्र है, 20 किलोमीटर जो चौड़ा क्षेत्र है, इसे क्या बोलते हैं, तराई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तराई बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो है ये बड़ा तराई क्षेत्र हो जाएगा। तो हिमालय से बहुत सारी नदियाँ निकल करके आती हैं, यहाँ पर लुप्त हो जाती हैं, क्योंकि पत्थर में थोड़ी ना दिखाई देंगी, पत्थर में लुप्त हो जाती हैं, और यहाँ पर नदियाँ फिर से जो है बाहर निकलती हैं, यहाँ जो है बाहर निकलती हैं। और ये क्षेत्र जो क्या है, चिकना क्षेत्र है, छोटी छोटी मृदा पाई जाती है। और यहाँ पर बहुत अच्छा जो है जैव विविधता है, जीव जंतु पलते हैं, पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं। तो ये क्या है, एक उपजाऊ क्षेत्र है, फसल भी होती है। ये क्या है, पत्थर वाला ककड़ीला क्षेत्र है। समझ गए, बहुत अच्छी बात, थैंक यू। तो ये चित्र नहीं जब तक बनाओगे ना, तो आपका सीधा 1 नंबर खप जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 नंबर खप जाएगा, जब तक ये चित्र नहीं बनाओगे। भले ही आप कैसा बनाओ, कम से कम आपको अपना ज्ञान दिखाना है। तो कैसे चित्र बनाओगे, अब इतनी बड़ी तो जगह नहीं होती है 7 नंबर में। तो इस प्रकार से चित्र बनाना है आपको। ठीक है, इस प्रकार से ऐसे एक लाइन खींचना है,
लाइन में बताना है। यहाँ पर हो जाएगा एक बहुत बड़ा पर्वत बनाना है, ये हो जाएगा शिवालिक हिमालय, ठीक है। इसके नीचे लिखना है शिवालिक हिमालय। और शिवालिक के बाद क्या करना है आपको जो है, यहाँ पर गोल गोल ऐसे बहुत बड़े पत्थर ऐसे डाल देने हैं इस प्रकार से। तो इसे बता देना है ये भाबर क्षेत्र है, ये क्या है, भाबर क्षेत्र है। और इसके बाद जो है यहाँ पर जो ये चिकना क्षेत्र बना देना, मतलब बिंदी 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 से रख देनी है, बिंदी बिंदी से, मतलब चिकनी मृदा है। ये वाले क्षेत्र को क्या बता देना है, ये तराई का क्षेत्र है। तो बस इतना ही बता देना है भाई, एक लाइन में चित्र बन जाना है। 1 नंबर की वैल्यू रखता है, ठीक है। जब भी मैं कॉपी चेक करूँगा तो इस चीज़ की अपेक्षा करता हूँ, कम से कम पता भी तो होना चाहिए रियल में क्या है, तो इसलिए मैप जरूरी हो। तो ये चित्र जरूर बनाएंगे, इसमें नहीं बना हुआ है क्योंकि ये चित्र नहीं बन सकते यहाँ पर टाइपिंग में, या फिर हाथ से बनाऊँगा मैं। तो ये जो है आपका बन जाएगा। परिचय लिखोगे, क्या लिखोगे, परिचय लिखोगे। उत्तर भारत के विशाल मैदान को शिवालिक से दक्षिण की ओर भौतिक लक्षणों के आधार पर क्या किया जाता है, वर्गीकृत किया जाता है, जिनमें से क्या है आपके 4 भागों में जो है वर्गीकृत किया जाता है, भाबर, तराई, और फिर इसके बाद में आता है क्या, मैदानी क्षेत्र, ठीक है। तो भौतिक आधार पर जो है जब बांटेंगे तो ये 4 प्रकार जो है आपको बांगर खादर जो है दिखाई देंगे। जो मैदानी क्षेत्र है, बांगर और खादर देखते हैं ना, जलोढ़ मृदा का क्षेत्र, वही है बांगर खादर। तो सबसे पहले हो जाएगा भाबर, फिर तराई, फिर बांगर, फिर खादर। ऐसे 4 भागों में क्या करते हैं, बांटते हैं। लेकिन यहाँ पर किस पर चर्चा करनी है, भाबर और तराई प्रदेशों पर। अब देखिएगा ये अंतर भी आपको क्या करना है, बताना है। यहाँ पर पॉइंट बड़े लिखे हुए हैं, आप और छोटे पॉइंट लिख सकते हैं, जरूरी नहीं कि इतनी बातें लिखें। लेकिन चित्र जो क्या करेंगे, देना होगा आपको, पूरा कंटेंट देना होता है। जरूरी नहीं कि जो है उस पर जो है जैसे एक हेडिंग पर ही निबंध लिख दो, एक हेडिंग लिखो और उसकी जो है खास 2-3 बातें बस लिख दो बड़े प्रश्न में। लेकिन जितनी ज़्यादा हेडिंग दोगे उतना ही वैल्यूबल होगा। तो ये क्या है, आधार बिंदु है, ये क्या है, भाबर प्रदेश है, ये क्या है, तराई प्रदेश है। चौड़ाई और स्थिति देखेंगे तो हिमालय के समानांतर है लगभग, मतलब हिमालय के बगल से ही है। 8 से 10 किलोमीटर चौड़ा क्षेत्र है। और यह जो क्या है, भाबर के बाद में जो है लगभग 10 से 20 किलोमीटर का जो चौड़ा क्षेत्र है वो तराई प्रदेश है। संरचना कैसी है, यहाँ बहुत बड़े बड़े जो है कंकड़ पत्थर व बजरी मिलती है। और यहाँ पर जो है बारीक कौप और रेत चिकनी मिट्टी की देखने को मिलती है। जल प्रवाह है, अब बताइए पत्थर में जलाएगा तो क्या होगा, अत्यधिक पारगम, मतलब कि समा जाता है पानी यहाँ के कारण नदियाँ क्या हो जाती हैं, यहाँ विलुप्त हो जाती हैं। तो कुल मिलाकर एक शब्द लिख सकते हैं यहाँ जो है, नदियों की विलुप्तता, इतना बार लिख दीजिएगा, ठीक है, नदियों की विलुप्तता। और यहाँ पर जो हो जाएगा, विलुप्त नदियों का पुनः धरातल पर जो है प्रकट होना, ठीक है। तो नदियों का पुनः प्रकटीकरण ऐसा लिख सकते हैं, नदियों का पुनः प्रकटीकरण। और ये समानता क्या है, दलदली क्षेत्र है। अब बताइएगा, कंकड़ पत्थर वाला क्षेत्र जो है कृषि के लिए उपयुक्त होगा क्या, नहीं होगा। तो क्या कहोगे, कृषि के लिए अनुपयुक्त क्षेत्र है, केवल बड़े वृक्ष यहाँ पर पाए जाते हैं। यहाँ पर क्या मिलेंगे, सघन वन मिलेंगे, सघन वनों से युक्त कृषि, खासतौर से चावल की खेती जो है यहाँ पर होगी, क्योंकि ये पानी का जो है क्षेत्र है, चिकनी मिट्टी है, ठीक है। तो ये हो जाएगा। और निष्कर्ष, भाबर नदी जल विकास की जो है शुरुआत है, कि मतलब जहाँ से नदियाँ जो है शुरू होती हैं उसका शुरुआत है, जबकि तराई जो है कृषि एवं जैव विविधता का समृद्ध तंत्र है। तो या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि भाबर इस प्रकार से जो है एक पथरीला क्षेत्र है, जबकि तराई जो है क्या है, कृषि और जैव विविधता से युक्त एक उपजाऊ क्षेत्र है। तो ये क्या हो जाएगा आपका 7 नंबर में हो जाएगा। मुझे उम्मीद है मैं आपको जो है कंटेंट समझा पाया हो। चलिएगा पश्चिम विक्षोभ की बात करते हैं। जियोग्राफी में तो भाई एक दिखेगा, इतिहास में मैप, इतिहास में मैप, जियोग्राफी में चित्र नहीं अगर दे रहे हो, सॉरी मैं क्या कह रहा हूँ, जियोग्राफी में मैप, जियोग्राफी में मैप, और इतिहास में क्या है, प्रमाण है। इतिहास के क्वेश्चन में साक्ष्य, जियोग्राफी में मैप अगर नहीं देते हो तो आपसे कुछ भी नहीं बनता है, ठीक है। ये वो चीज़ें हैं जिनमें आप एक बार भाषा ना लिखेंगे फिर भी जो है इनसे काम चल जाएगा। लेकिन अगर ये चीज़ें नहीं है, भाषा आपने कितनी अच्छी लिख दी है, कितनी अच्छी राइटिंग से, वो जो है आपको जो उतनी वैल्यू नहीं देगा आंसर राइटिंग चेक करने वाला। चलिएगा, पश्चिमी विक्षोभ की उत्पत्ति एवं भारत के कृषि क्षेत्र पर इसके प्रभावों का विश्लेषण कीजिए, ठीक है। तो यहाँ भी मैप बनना है भाई, मैप बनाना पड़ेगा आपको, कैसा भी करके बनाएं। और ये कैसे संभव है, ये पहली बार में लिखना संभव नहीं है। अगर आप सीधे लिख रहे हैं तो ये संभव नहीं होगा। ऐसे ही प्रश्न आ जाते हैं मेंस में जो है कि पहली बार उन्हें लिखोगे संभव नहीं होगा। तो कम से कम वैसे प्रश्न आप लिख चुके हो तभी संभव है। मैप ऐप वगैरह जो है बहुत फास्ट तरीके से आपसे क्या होना चाहिए, बनना चाहिए। वरना 7 नंबर के प्रश्न में अगर आप जो है 1-1.5 मिनट मैप लगाने में खा जाते हैं तो कैसा मैप बनाएंगे। यहाँ पर पहले जो है परिचय लिखेंगे कि पश्चिमी विक्षोभ है क्या, तो समझ लीजिएगा। पहले ये मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर एक छोटा सा जो है विश्व का मानचित्र बना रहा हूँ, ठीक है। जितना ज़रूरी हो उतना ही बनाऊँगा। यहाँ से आए, ये पाकिस्तान वाला एरिया बना, और ये फारस की खाड़ी, और ये जो है एशिया महाद्वीप हो गया।
तो ये पूरा का पूरा यहाँ से जो है एशिया महाद्वीप इतना है। और एशिया महाद्वीप के जस्ट बगल में जो है यहाँ पर एक सागर पड़ता है, यहाँ पर एक सागर पड़ता है, इसका नाम क्या है? भूमध्य सागर। क्या नाम है? भूमध्य सागर, जो कि यूरोप में जो है पड़ता है। एशिया की बात क्या है? यूरोप ही है। और यहाँ पर क्या होता है डियर स्टूडेंट्स कि यहाँ पर जो है एक चक्रवात उठता है, एक चक्रवात उठता है। उस चक्रवात को क्या बोलते हैं? पश्चिम विक्षोभ। चूँकि ये भारत के पश्चिम में है इसलिए इसे क्या बोला जाता है? पश्चिम विक्षोभ। अब ये चक्रवात क्या करता है कि यहाँ से एक जेट स्ट्रीम चल रही होती है, जैसे हमने अभी पढ़ा था, कौन सा पढ़ा था? पछुआ जेट स्ट्रीम पढ़ा हुआ था प्रकार में। तो एक जेट स्ट्रीम चल रही होती है, वो क्या है? पछुआ जेट स्ट्रीम, और भारत की ओर आती है इस प्रकार से। अब ये चक्रवात इसी में क्या हो जाता है? लपट जाता है। तो फिर क्या आ जाएगा? मान लीजिए ये चक्रवात जो इसी में बैठ गया तो कहाँ पहुँच जाएगा? भारत पहुँच जाएगा, यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा पर्वत है भारत में, जिसका नाम क्या है? हिमालय पर्वत। क्या नाम है? हिमालय पर्वत। तो इसकी एक ब्रांच उत्तर की ऊपर की ओर चली जाती है टकरा करके, एक जो है भारत की ओर आ जाती है। क्योंकि ये चक्रवात भूमध्य सागर से आता है तो इसमें नमी भी होती है, इसलिए भारत में क्या करता है? वर्षा भी करता है ठंडियों के टाइम पर। उस वर्षा को क्या कहते हैं? मावठ कहते हैं। अब इस मावठ का क्या प्रभाव पड़ता है ये आपको क्या करना है? भारत में बताना है। तो परिचय बता दीजिएगा, मैप बना दीजिएगा, और इसके बाद जो है 2-3 प्रभाव बता दीजिएगा। प्रभाव कहाँ पड़ेगा भाई? भारत कृषि प्रधान क्षेत्र है, तो प्रभाव में ध्यान रखना। एक समझदार व्यक्ति प्रभाव कैसे बताएगा? इसके पॉजिटिव प्रभाव बता देगा कि भाई फसलें क्या हो जाती हैं? प्रभावित हो जाती है, लेकिन नुकसान भी होता है इससे। तो आपको विशेष देना है तो नुकसान भी बताएंगे, यानी कि नकारात्मक प्रभाव भी बताएंगे। ठीक है, तो ये बॉक्स में क्या आ जाना चाहिए? मैप आपका आ जाना चाहिए। ऐसा मैप एक बनेगा जिसमें आपको चक्रवात यहाँ से आता हुआ दिखाएगा, या तीर का निशान की दिशा बताएगा कि यहाँ से जेट स्ट्रीम चल रही है। और यहाँ पर जो है क्या कर दोगे? बूंदा बूंदा बना दोगे, मतलब वर्षा लिख दोगे कि यहाँ पर वर्षा हो रही है, और कोष्टक में लिख देना मावठ कहते हैं। एग्जामिनर सब समझ जाएगा कि आपके अंदर भाई डीप नॉलेज है। ठीक है, चलिएगा अब देखिएगा, इसको पढ़ लेते हैं कि पश्चिमी विक्षोभ क्या है। पश्चिमी विक्षोभ भूमध्य सागरीय क्षेत्र में उत्पन्न होने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय क्या है? चक्रवात है, जो उपोष्ण कटिबंधीय पछुआ जेट स्ट्रीम, जो पछुआ जेट स्ट्रीम के द्वारा क्या पहुंचते हैं? भारत पहुंचते हैं। बस इतना परिचय में बता दिया। परिचय में क्या बताया कि पश्चिमी विक्षोभ क्या है? एक प्रकार का चक्रवात है, और भारत कैसे आता है। अब ये फ्लो चार्ट है, देखिएगा, समझने के लिए बना हुआ है कि भूमध्य सागर में क्या हुई? उत्पत्ति हुई। पछुआ जेट स्ट्रीम कहाँ पर पहुँचा? पछुआ जेट स्ट्रीम मतलब ये बहुत तेज हवा है जो इसके ऊपर बैठ जाएगा, और फिर कहाँ पहुँचेगा? उत्तर पश्चिम भारत में पहुँच जाएगा। फिर अंततः क्या होगी? ठंडी में वर्षा करेगा, जैसे हम क्या कहेंगे? मावठ कहेंगे। और पर्वतीय क्षेत्रों में क्या होगी? बर्फबारी होगी। लेकिन इसको क्या करना है? आपको नहीं बनाना है, ये समझने के लिए है। क्योंकि अगर ये बनाओगे तो आपका जगह जो है खा जाएगा। इसकी जगह पर क्या बनाओगे? मैप बनाओगे। और मैप क्या करना है? इसे बगल में जो है बॉक्स में जो है बना दीजिएगा इस प्रकार से। ठीक है, जैसा जो है छोटा सा मैप बनाया था, वो ये नहीं देखेगा कि आपका कोना कहाँ जा रहा है। आपको जो है कॉन्सेप्ट के संदर्भ में आपने मैप दिया है, वो जो है सही है या नहीं है। तो यहाँ से क्या करेंगे? ये मत लिखिएगा, ठीक है, समझने के लिए है, समझ पर जो है यूज कर सकते हो, लेकिन जगह नहीं होती लिखने के लिए। तो आप क्या लिखेंगे? परिचय लिखेंगे। जैसे आपके पास में इस प्रकार से क्या है? कॉपी है, इस प्रकार से जो है कॉपी है, 7 नंबर के लिए इतनी जगह है। तो आप क्या करेंगे? इस प्रकार से क्या करेंगे? यहाँ पर जो है मैप बना लेंगे, और यहाँ पर क्या कर लेंगे? अपना परिचय बना लेंगे, और यहाँ पर क्या डालेंगे? हेडिंग प्रभाव डालेंगे, और प्रभाव में जो है 3 कॉलम बनाइएगा। ठीक है, 2 जो है सकारात्मक प्रभाव बताओगे, एक जो है नकारात्मक प्रभाव बताओगे। सकारात्मक में बता देना कि भाई वर्षा होती है, जो रब्बी की फसल के लिए लाभ देती है, और जो खास तौर से उद्यानिकी फसल हैं, जैसे कि गार्डन वाली फसलें हैं, सेब वगैरह, केसर वगैरह, बादाम वगैरह, नारियल वगैरह, तो जो जम्मू कश्मीर में जो है होती हैं, उनमें क्या हो जाएगी? नमी के कारण जो है उनमें भी जो है लाभ हो जाता है। और नुकसान में बताओगे भाई कि कभी कभी ज़्यादा वर्षा हो जाती है तो फसलें नष्ट हो जाती हैं। देखा होगा ना ठंडियों में अगर जो ओलावृष्टि हो जाती है तो ओलावृष्टि इसी कारण होती है, तो फसलों को नष्ट कर देता है। ये जो है नकारात्मक प्रभाव हुआ, देख लेते हैं। तो ये परिचय हो गया, यहाँ पर मैप हो जाएगा। मैप होने के बाद जो है प्रभाव बता दोगे आप। प्रभाव में क्या बताओगे? कि रब्बी की फसल हेतु वरदान, सोने की बूंदें कहते हैं भाई साहब इन जो ये पानी बरसता है, इसे गोल्डन ड्रॉप्स कहा जाता है। 2 नंबर में आ जाए तो संभाल लेना गोल्डन ड्रॉप क्या है। तो रब्बी की फसल हेतु क्या है? ये वरदान है, जिसे क्या कहते हैं? मावठ कहते हैं। गेहूं, चना, सरसों व जौ की फसल के लिए यह वर्षा अमृत के समान अत्यधिक लाभदायक होती है। इतना सारा कंटेंट लिखने के लिए ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक पॉइंट ये भर लिख सकते हो। अगर ग्राफ में देना चाहते हो ये बताओगे।
कि रब्बी की फसल हेतु वरदान, कोष्ठक में लिख दोगे मावठ, समझ जाएगा। इसे जो है मावठ या महावठ बोल देते हैं, कहते हैं, बस इतना सही है। या फिर लिख सकते हो, बहुत करो कि उत्पादन में वृद्धि हो जाती है, या सिंचाई के रूप में मतलब कार्य करता है। ऐसा कॉन्सेप्ट ये है कि जैसे सींच अपन पानी डालते हैं ना फसलों में, तो वैसा ऑटोमेटिक जो है प्राकृतिक सिंचाई हो जाती है ये। दूसरा जो है बागवानी को प्रोत्साहन करता है। जो उद्यानिकी फसलें होती हैं, जैसे जम्मू कश्मीर व हिमाचल प्रदेश में सेब व अन्य क्षेत्रों में जो है क्या हो जाएगा, फलने फूलने में नमी और बर्फबारी प्रदान करता है। तो रब्बी की फसल हेतु वरदान आगे लिख देना कहाँ पर, खासतौर से राजस्थान और एमपी में। ठीक है, राजस्थान, एमपी और भी कह सकते हैं बिहार वगैरह भी हो सकता है, लेकिन ये जो है खास है। और जो बागवानी के लिए प्रोत्साहन कहाँ पर हो जाएगा, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में। और नकारात्मक प्रभाव ये जरूर बताना है, ये थोड़ा सा क्या करेगा आपको जो है अंतर क्रिएट करेगा दोनों से, अन्य लोगों से, क्योंकि सामान्य लोग क्या करेंगे, पॉजिटिव प्रभाव बताएंगे, लेकिन हर चीज़ का नेगेटिव प्रभाव भी हो सकता है। तो क्या बताना है आपको, अतिवृष्टि या ओलावृष्टि के कारण जो है कभी कभी क्या हो जाती हैं, फसलों को भी नुकसान हो जाता है। तो अब आपको वो स्किल सीखनी है कि इन सब सारी बातों को जो क्या कर सके, एक शब्द में कह सके। ठीक है, कम से कम शब्दों में कह सकें, यही ज़रूरत है भाई मेंस की। तो यहाँ पर आप क्या कह सकते हैं कि ओलावृष्टि से फसल क्षति कह सकते हैं। ठीक है, ओलावृष्टि से फसल क्षति, बस इतना बता दीजिएगा। चलिएगा, तो ये जो हो जाता है, निष्कर्ष आ जाता है एक लाइन में, अगर जगह बस्ती तो बता दें कि पश्चिमी विक्षोभ खाद्य सुरक्षा, मतलब गेहूं के लिए लाभदायक हो जाता है। तो खाद्य सुरक्षा में शीतकालीन कृषि अर्थव्यवस्था हेतु क्या है, एक अत्यंत निर्णायक है। ये हो जाएगा आपके 7 नंबर के। अब जो है आपके पास में क्या है, 11 नंबर का जो है प्रश्न है, सॉरी 10 नंबर का प्रश्न है। 10 नंबर में आप क्या बताएंगे। ठीक है भाई, जल्दी करना होगा, काफ़ी टाइम मैंने ले लिया, इतना टाइम नहीं लेना चाहिए था, क्योंकि 4 बजे से जो है क्या मेरी दूसरी जगह क्लास है। तो अपन क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा फास्ट बता देते हैं। देखिएगा प्रश्न जो है समझ लीजिएगा। प्रायद्वीप भारत का भू आकृतिक विभाजन भारत की आर्थिक एवं पारिस्थितिकी रीढ़ है, मतलब कि पर्यावरण की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है प्रायद्वीप का पठार, और आर्थिक दृष्टि से भी जो महत्वपूर्ण है। कौन सा, भारत का भू आकृतिक विभाजन प्रायद्वीप पठार का। अगर भू आकृतिक विभाजन में इसमें देखोगे तो खास तौर से यहाँ पर क्या पड़ता है, दक्कन का पठार देखने को मिलेगा, दक्कन का पठार देखने को मिलेगा। और ज़्यादातर क्षेत्र जो किससे है, काली मृदा से निर्मित है। किससे निर्मित है, काली मृदा से निर्मित है। और काली मृदा क्या मानी जाती है, उपजाऊ मृदा मानी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर अच्छी खासी मात्रा में क्या होती हैं, फसलें होती हैं। और दूसरी बात जो है, यहाँ पर बहुत सारी क्या पाई जाती हैं, पहाड़ी पाई जाती हैं, जंगल पाया जाता है। तो पहाड़ी जो है वर्षा को रोकने में सहायक है, और जंगल जो क्या है, जैव विविधता का केंद्र बिंदु है। पश्चिमी घाट पर्वत देखोगे तो कहाँ पर पड़ता है, ऐसा आपको क्या करना है, चित्र बनाना है। इसमें एक चित्र नहीं बना हुआ है, ये बनाओगे दक्षिण भारत का इस प्रकार से जो है छोटा सा मैप। और इसमें जो है ये वाला एरिया हो जाएगा, ये वाला एरिया यहाँ से लगाकर यहाँ तक, इस प्रकार से ये क्या हो जाएगा, आपका प्रायद्वीप का पठार हो जाएगा। लेकिन प्रश्न कहता है उप विभाजन भी आपको करना है। तो उप विभाजन में क्या करोगे, यहाँ पर जो है विभाजन हेडिंग डालोगे, परिचय के बाद में बता दोगे। 1 नंबर में मालवा का पठार, 2 नंबर में दक्कन ट्रैप का पठार, 3 नंबर में छोटा नागपुर का पठार, 4 नंबर में जो है ऐसे 5-6 पठार क्या कर देना, आपको बता देना भाई नीचे दिए हुए हैं। और यहाँ पर भी क्या करोगे, जैसे यहाँ पर क्या किया, नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पर जैसे हेडिंग में नंबर लिखा है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, छोटे छोटे पठारों में बांट देंगे, लिख देंगे 1 नंबर। इसका मतलब हो जाएगा 1 नंबर में जो यहाँ लिखा है वो यहाँ पर है। और फिर जो जैसे ये यहाँ पर छोटा नागपुर का पठार है इधर साइड में, तो छोटा नागपुर का जो यहाँ नंबर हो वो यहाँ लिख दीजिएगा। यहाँ पर दक्कन का पठार है। और इसके बाद जो है ये वाला क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र ये क्या है, पश्चिमी घाट पर्वत है। और यहाँ पर जो क्षेत्र है वो क्या है, पूर्वी घाट पर्वत है। और यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, नीलगिरी पर्वत जो है देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो नीलगिरी पर्वत जो है जैव विविधता का केंद्र हो जाएगा। पश्चिमी घाट भी क्या है, जैव विविधता केंद्र है। इसे तो क्या किया गया है, हॉट स्पॉट के रूप में भी शामिल किया गया है। जैव विविधता के कारण जो है हॉट स्पॉट क्षेत्र घोषित किया गया है। ठीक है, तो मैप क्या करना है, ज़रूर देना है इसी प्रकार से। और जितना भी हो सके सरल से सरल दीजिएगा। 2 पेज में है तो आप क्या कीजिएगा, आराम से मैप बनाइएगा। और एक तरफ क्या करोगे, इस प्रकार से मैप बना देना, एक तरफ जो है विभाजन दिखा देना। और उसके बाद जो है ये 1 पेज में कंटेंट देना। और इसके बाद आधा पेज में जो है, दूसरे पेज में आधे वाले में आप क्या बताएंगे कि इसका आर्थिक महत्व क्यों है,
और पारिस्थितिकी महत्व क्यों हैं। तो आर्थिक महत्व में बताओगे कि भाई साहब यहाँ पर बहुत अच्छी फसलें होती हैं क्योंकि काली मृदा का क्षेत्र है। और आर्थिक महत्व में बताओगे कि यहाँ बहुत सारे जो है खनिज देखने को मिल जाते हैं। कर्नाटक में सोना, उड़ीसा में कोयला, मालवा के पठार में, गोंडवाना मध्य प्रदेश में सतपुड़ा क्षेत्र में कोयला मिल जाएगा, सोना चांदी बहुत सारे खनिज जो है देखने को मिल जाते हैं। छत्तीसगढ़ जो है खनिज संपदा का भंडार है। तो ये क्या बता दोगे, यहाँ के खनिज बता दोगे तो आर्थिक महत्व हो जाएगा, फसलें बता दोगे। और पर्यावरण की दृष्टि से जब बताओगे तो क्या बताना, एक पॉइंट जो है जैव विविधता का बताना, जंगलों का बताना, वन्य जीवों के निवास का बताना। चलिएगा एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले जो लिखा हुआ है परिचय कि प्रायद्वीप पठार जो है भारत का प्राचीनतम भूभाग है एवं सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है जो लगभग 16 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। यह एक त्रिकोणीय और अपनी खनिज समृद्धि, नदियों एवं जैव विविधता के कारण जो है भारत के सामाजिक आर्थिक रीढ़ कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो दिया हुआ है उप विभाजन, तो आप कैसा लिखेंगे, उप विभाजन ऐसा लिखिएगा, मतलब इधर से उप विभाजन लिख दीजिएगा और इधर जो है चित्र बनाइएगा। ठीक है, चित्र जरूरी है, जब तक मैप नहीं बनाएंगे पूर्णता नहीं होगी। तो उप विभाजन हो जाता है। अब इसके बाद जो है आप चाहें तो उप विभाजन में जो है छोटी छोटी हेडिंग बना करके छोड़ सकते हैं या लिख सकते हैं, अन्यथा इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि आपको जो है 2 पेजों में क्या करना है, पूरा भी तो करना है। तो वहाँ पर हेडिंग डाल दिया है और आपने एक तरफ मैप में दिखा दिया है कि कहाँ कहाँ पर विस्तृत है, वो सांकेतिक हो जाएगा। ये पूरा का पूरा क्या कर सकते हैं, आप इग्नोर कर सकते हैं और पढ़ लीजिएगा। और दूसरे पेज में जब आएंगे तो यहाँ से बताना है आपको कि आर्थिक एवं पारिस्थितिकी रीढ़ के रूप में, तो ये जो है खनिज संपदा, कृषि, ऊर्जा जाल, ये क्या हो जाएगा, अर्थव्यवस्था को बताएगा। खनिज में देखोगे तो यहाँ 95% भारत का खनिज जो है प्रायद्वीप के पठार में देखने को मिलता है, चाहे कोयला, लोहा, अयस्क, लोहा, तांबा, मैग्नीज यहीं पर देखने को मिल जाएगा। कृषि में देखोगे तो दक्कन ट्रैप जो है काली मृदा का क्षेत्र है, यहाँ पर कपास, मूंगफली जैसी जो है फसलें, सोयाबीन देखने को मिल जाती है और गेहूँ भी देखने को मिल जाता है। ऊर्जा देखेंगे, जब यहाँ पर बहुत सारी नदियाँ होंगी तो भाई क्या बनेंगे, बांध बनेंगे और बांध से क्या होगी, ऊर्जा बनेगी। तो ऊर्जा का जाल होगा, भाखड़ा नांगल की भांति जो है नर्मदा में बहुत सारे बांध बने हुए हैं। तो एक दो उदाहरण बताइएगा। पारिस्थितिकीय एवं पर्यटन, ठीक है, तो पश्चिम घाट, नीलगिरी, अन्नामलाई राष्ट्रीय उद्यान है बहुत सारे यहाँ पर। पारिस्थितिक संतुलन, जैव विविधता के मुख्य क्या है, केंद्र हैं। औद्योगिक विकास, तो ये क्या हो जाएगा, आर्थिक और जो है उद्योगों में देखोगे जमशेदपुर, भिलाई, राउरकेला ये प्रमुख क्या है, यहाँ पर उद्योग स्थित हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, पर्यावरणीय एवं आर्थिक महत्व जो है हो जाएगा। अंततः ये इग्नोर कीजिएगा, मध्य प्रदेश का संदर्भ नहीं लेना है, यहाँ पर हटा देना है इसे। अब फिर निष्कर्ष बताओगे कि अतः प्रायद्वीप पठार न केवल भारत की भूगर्भिक संरचना का आधार है, बल्कि यह देश की औद्योगिक आत्मनिर्भरता, कृषि समृद्धि एवं जलवायुगत जो है संतुलन का जो है प्रमुख निर्धारक है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से हम क्या करते हैं, अपना जो है ये सेट पूरा कर लेते हैं और आई होप जो है चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। आज जो है मैंने आवश्यकता से ज़्यादा समय लिया हुआ है तो थोड़ी सी क्या है, चलिएगा लंबी हो गई होगी क्लास। मिलते हैं अगली क्लास पर। अगर जो है आप क्या है टेस्ट सीरीज में जुड़ना चाहते हैं, अपनी जो है लगातार आंसर राइटिंग करना चाहते हैं, अंतिम चयन आपका आंसर राइटिंग से होगा, ये जो वो है, तो संपर्क कीजिएगा हमसे। और वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा और कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जो है ज़रूर बताना। थैंक यू वेरी मच।